जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर नदीम अबरार को मार गिराया। नदीम अबरार किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने निकला था, लेकिन उससे पहले वह जवानों के हत्थे चढ़ गया और फिर बाद में हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी किए गए ढेर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में जुटे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें श्रीनगर के पारीपोरा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। दोनों पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर के आतंकी थे। ढेर हुए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार भी शामिल है। दरअसल आतंकी नदीम अबरार सोमवार को किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तरी कश्मीर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही चेकिंग के दौरान वो सीआरपीएफ के जवानों के हत्थे चढ़ गया। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने अबरार के पास से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद किया था। बाद में सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में उसने एक ठिकाने पर AK-47 छिपाकर रखने की बात कबूली। अबरार की निशानदेही पर सोमवार शाम जब जवान हथियारों की तलाशी के लिए ठिकाने पर पहुंचे, तो वहां पहले से छिपे उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए और फिर शुरू हुआ मुठभेड़ में अबरार समेत दोनों आतंकी ढेर हो गए। दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। बता दें कि आतंकी अबरार काफी दिनों से इलाके में आतंक का सबब बना हुआ था। उसने हाल ही में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। खुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे, और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अबरार का, नाम आया था। अबरार की कोशिश नरवाल इलाके में आतंक फैलाने की रहती थी, लेकिन इसके ढेर होने से इलाके में शांति बहाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में आतंकी ड्रोन के देखे जाने का सिलसिला जारी है। कालू चौक के बाद सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास भी ड्रोन देखा गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और इस खतरे पर आज पीएम मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जीत रही इंसानियत, हार रहा आतंक। जम्मू कश्मीर की शांति से दुश्मनों में हड़कंप। आमने सामने नहीं टिके तो रच रहे षड्यंत्र। अब ड्रोन के जरिए फैला रहे आसमान से आतंक। ये साजिश है, भारत के खिलाफ गहरी साजिश। इसे बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन कामयाबी बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहे ड्रोन खतरे को लेकर मंगलवार को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे चली, जिसमें इस आसमानी आतंक से निपटने के तमाम उपायों पर मंथन हुआ। दरअसल जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के आसमान में संदिग्ध ड्रोन मिलिट्री एरिया के आसपास
मंडराते देखे जा रहे हैं। सोमवार देर रात भी सुंजवाल मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन मंडराते दिखे। खबर है कि इसके बाद सोमवार देर रात कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन दिखा। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगह एक ही ड्रोन दिखा या अलग अलग थे। इससे पहले सोमवार तड़के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन मंडराए थे। हालांकि कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर जवानों ने मंडराते ड्रोन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ड्रोन वापस चले गए। बता दें कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। उस हमले में कुछ नया खुलासा भी हुआ है, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी ड्रोन से जम्मू एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया गया था और आईएसआईएस के इशारे पर लश्कर ने इस हमले को अंजाम दिया। दरअसल खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन्स खरीदे हैं और अगर पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहा है तो उसे निश्चित तौर पर ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया है और आतंक फैलाने के लिए हथियार बंद ड्रोन्स के इस्तेमाल की संभावना पर सभी सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने को कहा है। साफ तौर पर यह आसमानी खतरा बेहद गंभीर है और ये ऐसा खतरा है जिससे जल्द नहीं निपटा गया तो ये जम्मू कश्मीर में बड़ी आफत पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की पहले कुर्सी गई और अब पति राजाराम गुर्जर पर एसीबी ने शिकंजा कस दिया है। सफाई कंपनी बीवीजी से कमीशन मांगने के आरोप में सौम्या के पति को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए ग्रेटर में कमाई वाले काले खेल पर ये रिपोर्ट। सौम्या गुर्जर पर दोहरा संकट। रिश्वत केस में पूर्व मेयर के पति गिरफ्तार। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। वायरल वीडियो पर एसीबी का एक्शन। उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मेयर के निलंबन मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया है। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी से कमीशन मांगने का है। आरोप के मुताबिक बीवीजी कंपनी से भुगतान के बदले 20 करोड़ के कमीशन की सौदेबाजी हुई। ऑडियो वीडियो की पुष्टि के बाद एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी ने राजाराम गुर्जर, ओम प्रकाश सप्रे, संदीप चौधरी और निम्बाराम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। वीडियो क्लिप्स कहां बनी हैं? एसीबी अब इस बात की जांच करेगी। साथ ही कंपनी के पेंडिंग बिल और अन्य दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कचरा उठाने वाली कंपनी बीवीजी पहले भी विवादों में रही है। कंपनी को पेमेंट करने और काम करने के तरीके को लेकर निगम की बैठक में पहले भी कई बार नोक-झोंक हो चुकी है, लेकिन कमीशन खोरी के इस वायरल वीडियो ने कंपनी का खेल खत्म कर दिया। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना से जंग में भारत को मिले चौथे हथियार की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. डीसीजीआई ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया। मॉडर्ना को मंजूरी मिलने के साथ भारत में अब तक 4 कोरोना वैक्सीन को इजाजत दी जा चुकी है। लहर परिवार मॉडर्ना भी तैयार। मॉडर्ना की वैक्सीन को डीसीजीआई से मंजूरी, आएगी तीसरे चरण के टीकाकरण में तेजी। कोरोना की लड़ाई, चौथी वैक्सीन आई। This vaccine is potentially available, will be available. कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल कोई नहीं। मतलब ये कि देश में अब कोरोना पर चौतरफा वार होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब बाजार में मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने वाली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी। उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है। अब सवाल है कि मॉडर्ना को भारत में लाने का अगला प्रोसेस क्या है। तो जान लीजिए कि अगली प्रक्रिया है ब्रिज ट्रायल की। माना ये जा रहा है कि सिप्ला को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी करनी होगी।
जो कि बेहद आसान है, क्योंकि इससे पहले विदेशी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल देने से पहले 1500 से 1600 लोगों का ट्रायल करना जरूरी था। लेकिन 15 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक सीमित कर दिया। मतलब ये कि अगर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी हो जाए तो फिर मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत आने में देर नहीं लगेगी। आइए अब आप अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की रख रखाव के बारे में समझ लीजिए। मॉडर्ना वैक्सीन है, उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट होगी, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। बता दें कि भारत में मॉडर्ना की 2 डोज लगेगी। साथ ही जल्द ही फाइजर को लेकर भी डील फाइनल होने वाली है। यानी फाइजर को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीन की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुछ दिनों पहले तक लोगों को उस मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में वहां से जागरूकता का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी हां, आप भी देखिए दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के लोगों ने कैसे आमजनों के लिए मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। मुंबई के मोहम्मद अली रोड का मोहम्मद मस्जिद इन दोनों कौमी एकता का मिसाल बना हुआ है। मस्जिद में लगी जिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई देती है, आज वहां से कोरोना से बचने की नसीहतें दी जा रही हैं। जी हां, बोहरा समुदाय ने इंसानियत को बचाने के लिए इस मस्जिद को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग आकर कोरोना से बचाव के लिए टीका ले रहे हैं। ज्यादातर मस्जिदें इन दिनों बंद हैं। कोविड के कारण कोई मस्जिद नहीं जा रहा, इसलिए वैक्सीन देकर मानवता को बचाने के लिए मस्जिद का उपयोग करना ही इस वक्त सबसे अच्छा विचार है। सेव पीपल एंड सेव ह्यूमैनिटी बाय गिविंग वैक्सीनेशन। ऐसे मुश्किल वक्त में जब भारत कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उस लिहाज से दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का यह कदम न सिर्फ आबादी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि ये कौमी एकता की भी ताज़ा मिसाल है। मैं लोगों के घर जाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि टीकाकरण कैसे अच्छा है, उन्हें कैसे आगे आना चाहिए और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। इस मस्जिद में अब तक तकरीबन 3000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राजश्री माने भी उनमें से एक हैं। इन्हें कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेनी थी और वो एक ऐसे टीकाकरण केंद्र की तलाश में थी जो उनके घर के करीब हो। मेरे मैडम ने इधर भेजा है, इसलिए मैं इधर आई है दूसरा डोज के लेने के लिए। मैं नेपेंसी रोड पे रहती हूँ, ये नजदीक है, इसलिए मैं इधर वैक्सीन लेने के लिए आया हूँ। दुनिया का हर मजहब हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। बोहरा दाऊदी समुदाय भी वही कर रहा है। उम्मीद है बोहरा समुदाय की तरह दूसरे समुदाय के लोग भी सामने आएंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए